चलिए उदाहरण में मैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को ही अभी शामिल कर लेती हूँ। जब इंफ्रा की बात होती है तो उत्तराखंड में विकास वर्सेस विनाश एक ऐसी बहस है जो लगातार चलती रही है, अभी भी चल रही है। लोग इसके लिए चिंतित हैं कि विकास होगा तो उसमें संतुलन आप कैसे लेकर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ स्टेट को ज़रूरतें भी हैं अपनी जो पूरी करनी है। इन सब के बीच जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री से संबंधित हैं, चाहे मैं अभी अल्ट्राटेक सीमेंट की बात कर लूँ, अगर एक फैक्ट्री एक प्लांट यहाँ पर लगाना है, एक इंडस्ट्री यहाँ पर लगानी है, उसके लिए क्या चैलेंजेस दिखाई देते हैं, और अगर उत्तराखंड को चूज़ करना है तो क्या वो 2 USP होंगे जो आपके डिसीजन का आधार होंगे? मुझे ये लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम सोच रहे हैं विकास वर्सेस विनाश पर मेरे हिसाब से विकास और विनाश ध्यान में रखते हुए कि हमें संतुलन किस तरह रखना है, ये सिर्फ यूनिक उत्तराखंड की प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर आप किसी पोर्ट के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं तो भी आपको वही सोच रखनी पड़ती है, बिकॉज आप रोड किस लिए बना रहे हैं? आप रोड सिर्फ रोड के लिए नहीं बना रहे हैं, आप रोड इसलिए बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो आगे बढ़ पाए, राइट? हम ये अल्ट्राटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हम इस चीज़ से खुश नहीं होते कि बहुत बड़ी रोड बनी या बहुत बड़ा ब्रिज बना या बहुत बड़ा मेट्रो बना। उसका ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है वो हमें सबसे पहले और सबसे आगे रखना पड़ेगा। अगर आप खेल का मैदान बनाइए और उसकी वजह से आपके बहुत सारे खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाएं, अगर आप स्कूल बनाइए जहां से और हमें ये लगता है कि रोड से सिर्फ लोग आते जाते नहीं हैं, रोड से गांव में शिक्षा आती है, रोड से आपकी जो एस्पिरेशन है, वो एम्बिशन है, वो फलीभूत होती है गांव में। तो हमें ह्यूमन एंगल अगर आप सेंटर पे रखिए रादर देन सिर्फ सेइंग के सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो बैलेंस बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। जहाँ तक कमर्शियल व्हीकल्स या ट्रकिंग या मोबिलिटी बिजनेस का सवाल है, जहाँ सड़क जाती है वहाँ ये बिजनेस पहुँच जाता है, और इससे देश में ऑलरेडी करोड़ों लोग अपने आप अपनी गाड़ियों पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो मिनी वैन हो, चाहे वो बस हो, चाहे पिकअप हो, मिनी ट्रक हो, लार्ज ट्रक हो, टिपर हो, डंपर हो, वगैरह वगैरह। अब सवाल ये बनता है कि एक गाड़ी का मालिक जो सारे खर्चे काट के अपनी जेब में पैसा पा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, वो उस बिजनेस को चलाने में 10 से मिनिमम 10 कांटेक्ट पॉइंट पे जाता है। तेल खरीदता है, स्पेयर पार्ट्स खरीदता है, मैकेनिक के पास जाता है, लोडिंग कराता है, अनलोडिंग कराता है। तो मेरी समझ से पर्यटन और मोबिलिटी ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें 1 रुपया 10-12 हाथ बदलता है, और ये सर्कुलेशन और चर्न छोटी इकोनॉमीज़ के लिए ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि पैसा सिर्फ जोड़ के रख दिया जाए और वो इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं करे तो उससे बढ़ोतरी नहीं हो पाती। इस वजह से अगर आप एक लड़के को जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो टाटा का एस या इंट्रा गाड़ी खरीद के और सारे पर्वतीय क्षेत्रों में मिज़ोरम से लेकर के और हिमाचल तक ये पाया जाता है कि हमारी टाटा योद्धा गाड़ी, टाटा इंट्रा गाड़ी, टाटा एस गाड़ी, जिसमें पुट डाउन पेमेंट 30, 35, 50 हज़ार रुपये की लागत से और फुली फाइनेंस्ड व्हीकल ले कर के सारे खर्चे काट के वो 25 से 30 हज़ार रुपये मिनिमम महीने का कमा सकते हैं। जबकि वो अपना गांव छोड़ के दूर जाएंगे तो घर नहीं आ पाते और 15-20 हज़ार रुपये बचना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इट इज़ अ ग्रेट वे टू प्रमोट लोकलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोवाइड एक्सेलरेशन इन द इकोनॉमी एंड पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। तो मैं समझता हूँ कि मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स को एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए। इनफैक्ट जिस बात का आपने जिक्र किया उसको मैं सरकार की योजनाओं के साथ अगर जोड़कर उस पर मैं एक टिप्पणी करूं, तो अभी चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि 100 करोड़ तक की सब्सिडी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, फिल्म सिटी जैसे क्षेत्र जो है वो शामिल हैं। जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं
और इन्हीं फैसलों को जब ज़मीन पर उतरना होता है, हकीकत में बदलना होता है, इनकी व्यवहारिकता क्या है, प्रैक्टिकलिटी क्या है? मेरे तजुर्बे में ये बहुत सार्थक सिद्ध होते हैं, क्योंकि यूनिट लेवल डिसीजन मेकर जो होता है, जो आदमी हिचकिचाता है कि क्या मैं ये खर्चा कर पाऊंगा, क्या मैं ये बिज़नेस इस्टेब्लिश कर पाऊंगा, कि अक्सर लोगों का व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं होता। रूरल बैकग्राउंड के लोग जो खेतीहर घरों से आते हैं, उन्हें लगता है अरे धंधा करके हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे समय पर फैसिलिटेशन सब्सिडी के तौर पे या डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ को पैसा पहुंच जाने से या उनको लोन में सरलता हो जाने से वो हिम्मत बन जाती है और वो उस बैरियर को लांघ पाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, और अनेकों राज्यों में ऐसा हो रहा है। ऐसी स्कीम्स जो टारगेटेड होती हैं, चाहे वो बिलो द पॉवर्टी लाइन के लिए हो, चाहे वह समाज विशेष के लिए हो, काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। मेरा ऐसा तजुर्बा है। इनफैक्ट मैंने जो ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया उसको कोट इसलिए भी किया, इनफैक्ट जो हमारे ऑडियंस में यहाँ लोग बैठे हैं और आप में से जो लोग भी पहाड़ से संबंधित होंगे, आप इस बात से कोरिलेट करेंगे। पहाड़ के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और यहाँ की जवानी यहाँ के काम नहीं आते। इसे सुनकर दुख भी होता है। पलायन यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ पर लोग बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, बेहतर भविष्य के लिए शहरों का रुख करते हैं। उस वजह से अच्छा शहरों का रुख करते हैं तो फिर शायद कभी लौट कर नहीं आ पाते, ताकि यहाँ की ज़मीन के लिए, यहाँ के विषयों के लिए, यहाँ के विकास के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएँ। मनी ऑर्डर इकॉनमी जैसा तमगा भी लंबे समय तक हम लोग अपने कंधे पर ढोते रहे हैं। इन सब से आगे निकलते हुए पहाड़ के एक व्यक्ति को अगर उद्यमी बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके लिए क्या संभावनाएं हैं? आपकी एक्सपर्टीज़, आपका अनुभव, या मैं कहूँ अगर 3 टिप्स आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आप देना चाहें तो। 2 चीज़ें हैं। आई थिंक उद्योग जब आता है तो उद्योगपति या एंटरप्रेन्योर अकेले नहीं देखता है। कोई भी उद्योग जब लगता है तो पूरा इकोसिस्टम होना ज़रूरी है। अगर मैंने फैक्ट्री लगा भी ली, कच्चा माल आ पाएगा, मार्केट में भेज पाएंगे, आपको काम करने के लिए टैलेंट मिल पाएगा, वो बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ उत्तराखंड की प्रॉब्लम नहीं है, पलायन जो सी है वो सिर्फ उत्तराखंड की प्रॉब्लम नहीं है। अगर सारी की सारी इंडस्ट्री बहुत सारे बड़े शहरों में, कुछ स्टेट्स में अगर कॉन्सेंट्रेट होगी तो वो उन स्टेट्स के लिए भी प्रॉब्लम है। तो देश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़, ये इकोसिस्टम जो है वो हर जगह डेवलप हो, और उस इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए सरकार का, पॉलिसीज़ का बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो इसलिए हमें ये लगता है कि कुछ चीज़ के लिए फंडामेंटल, आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो रोल हम सोचते हैं वो एक्चुअली काफ़ी सिंपल सोचते हैं। हम जब रोड की बात सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार ट्रैफिक में हम कितनी देर फंसेंगे या लोग फंस रहे हैं, बट उसकी वजह से रोजगार अंदर आता है। उसकी वजह से, जैसा आपने बोला, लोगों को ये नहीं सोचना पड़ता कि यार मैं अपने परिवार के लिए एटीएम बनूंगा या पिता बनूंगा, राइट? दोनों चीज़ें जो बैलेंस करनी है, ये सिर्फ उत्तराखंड की प्रॉब्लम नहीं है। ये जहाँ पे हमारे यूथ का पलायन हो रहा है, ये उन जगहों की भी प्रॉब्लम है, बिकॉज ये सस्टेनेबल नहीं है, राइट? तो इसलिए जब भी फंडामेंटल, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह पे इकट्ठा होता है, तभी उद्यमी अपने उद्योग लगा पाते हैं। उसी की वजह से रोजगार होता है, उसी की वजह से आगे एजुकेशन होती है, उसी की वजह से सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। हमें थोड़े सेंसिटिवली काम करना है, ताकि सिर्फ एक चीज़ करेंगे तो शायद उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले, पर हमें पूरे के पूरे इसको सिस्टम की तरह देखना पड़े। ये बहुत ज़रूरी है, और उस काम के लिए उद्योगपति, सरकार, जनता, आप जैसे मीडिया, इन सब का रोल बहुत कंस्ट्रक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना ऐसा है कि ये पलायन इतना बड़ा चिंता या सदमे का विषय नहीं है। पलायन पूरी दुनिया में, जैसे पानी ऊंचे से नीचे की तरफ जाता है ग्रेविटी की वजह से, ऐसे ही हर जगह दुनिया में हायर पर कैपिटा इनकम की तरफ लोअर पर कैपिटा इनकम से पलायन होना, ये समझ लीजिए एक अनिवार्य चीज़ है।
अब सवाल ये है कि मजबूरी की वजह से होता है या बेटर अपॉर्चुनिटी, वरना केरल से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से वगैरह वगैरह ये कॉरिडोर्स माइग्रेशन के बने हुए हैं, भारत से खुद बाहर की तरफ बने हुए हैं। तो उसको रोकने के लिए या वो मजबूरी से ना करें, इसके लिए तीन ही चीज़ ज़रूरी है। एक एजुकेशन और स्किल, और अगर वो एजुकेटेड और स्किलफुल हो जाएगा और फिर यहाँ पर उसको रोज़गार नहीं मिलेगा तो और भी ज़्यादा गति से वो बाहर की तरफ जाएंगे। तो दूसरी चीज़ है डिस्पर्स्ड एंड मिनिएचराइज्ड इंडस्ट्री। अगर हल्द्वानी में या देहरादून में लगाइएगा लेकिन पिथौरागढ़ में नहीं होगी तो पिथौरागढ़ वाला अपना घर छोड़ करके देहरादून में आके बैठेगा। तो देयर हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेस्टमेंट। और तीसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि ईच वन, जैसे टीच वन कहते हैं, ऐसे ईच वन एम्प्लॉय 5, इस तरीके का यदि मंत्र हो जाए, जैसे आप पहले बता रही थी, लोकलाइज्ड इंडस्ट्री, लोकलाइज्ड फार्म गेट, एग्रो प्रोसेसिंग, इस तरीके की चीज़ें जो आसान हैं, जिसमें सब्सिडी भी कारगर सिद्ध होती है, तो फिर लोग नहीं जाएंगे। लेकिन बाय इट सेल्फ आई एम नॉट टेरिबली कंपेल्ड टू से कि इंटरस्टेट माइग्रेशन इज़ अ ग्रेट कॉज फॉर कंसर्न। अगर यहाँ पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो रिटेंशन के लिए अपॉर्चुनिटी इज़ द ओनली आंसर।